नमस्ते। आज शनिवार है और प्रोफेसर अभय दुबे मेरे साथ हैं। पिछले हफ्ते की जो घटनाएं हैं उस पे आपसे कुछ कुछ चीजें समझने के लिए और आपकी राय भी जानने के लिए। मेरे ख्याल में अगर पिछले हफ्ते की घटनाएं जो भी देखा जाए तो उसमें एक चीज ने ही डोमिनेट किया, वो नूपुर शर्मा जी का 27 मई का इंटरव्यू। उसके बाद जिस तरह से ओमान, कतर, ईरान और अब तो बहुत से देशों ने, करीब 15-20 देशों ने जिस पे अपना खेद व्यक्त किया, हिंदुस्तान के एम्बेसडर को बुला के समझाया गया, ये सारी चीजें हुई। और कुछ लोगों का कहना है कि भाई हिंदुस्तान की किरकिरी हुई, कुछ लोगों का कहना है ये बीजेपी का, क्योंकि कुछ देशों ने कहा है कि हिंदुस्तान सरकार इसमें माफी मांगे। तो एक ओपिनियन ये है कि भाई माफी सरकार क्यों, ये तो बीजेपी के लोग थे, बीजेपी सरकार माफी मांगे, इत्यादि इत्यादि। मैं प्रो साहब आपसे जो पहली चीज समझना चाह रहा हूं कि देखिए, नूपुर शर्मा जी का 27 को एक इंटरव्यू होता है और उसमें आप कुछ लोग ये कहने लगे कि मुस्लिम जो प्रवक्ता थे उनको ऐसे नहीं कहना चाहिए था, ये इनको प्रोवोक किया गया, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जो रिएक्शन हुआ है दुनिया में, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक दिन के उससे नहीं है गुस्सा। वो स्टार्टिंग हुई थी 2014 में, और कभी कभी लगता है कि वो स्टार्टिंग 2002 में ही हो गई थी, गोधरा के बाद। क्योंकि उसके बाद ये जो मुस्लिम विशेष को जिस तरह से टारगेट किया गया है, जिस तरह से उनको एक साइडलाइन करने की कोशिश की जाती है या डिमीन करने की कोशिश की जाती है, ये उसकी परिणति थी। आपको क्या लगता है कि सिर्फ एक नूपुर शर्मा की उस दिन की डिबेट ने इसको विस्फोटक स्थिति तक पहुंचाया, या ये बिल्डअप हो रहा था? नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। मैं ये मानता हूं कि नूपुर नवीन प्रकरण जो है, इसमें नवीन कुमार जिंदल की बातों को भी जोड़ लीजिए आप, क्योंकि उन्हें तो पार्टी से ही निकाल दिया गया है। उन्हें पार्टी से इसलिए भी निकाला गया है, यानी नूपुर शर्मा को जो दंड दिया गया, नवीन जिंदल का दंड उससे ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने ट्वीट किया था, तो उनका लिखित सबूत मौजूद है। उन्होंने कहा था, नूपुर शर्मा, वो तो उसकी माफी भी नहीं मांग सकते। नूपुर शर्मा ने तो जबानी कहा था, तो उन्होंने वो माफी मांग के पतली गली से निकलने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन मामला फंस चुका था। दरअसल ये ट्रिगर पॉइंट है, नूपुर नवीन प्रकरण जो है वो एक ट्रिगर पॉइंट है। बात पहले से जमा हो रही थी और इसका एक सबूत खुद भाजपा ने ही हम लोगों को मुहैया करा दिया है। जब ये घटना हो गई और सारी दुनिया में, खासतौर से इस्लामिक देशों में, इस बात को लेकर बेचैनियां सामने आने लगी और भारत की जगह जगह बेइज्जती हुई, उसके बाद भाजपा के आईटी सेल ने एक जांच शुरू की और उन्होंने उस जांच में पाया कि 2014 के बाद से, यानी जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, 5000 से ज्यादा बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं ने इस तरह के वक्तव्य दिए हैं जिनसे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। यानी 5000 से ज्यादा बार, स्वयं भाजपा के ही शब्दों में कहें तो सांप्रदायिक वक्तव्य भाजपा के नेताओं और प्रवक्ताओं द्वारा दिए गए। सांप्रदायिक शब्द का मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि नवीन कुमार को पार्टी से निकाले जाने का जो पत्र दिया गया है, वो पत्र मैंने पढ़ा है और उस पत्र में साफ लिखा है कि आपका वक्तव्य सांप्रदायिक था। यानी भाजपा खुद ही अपने प्रवक्ता को कह रही है कि वो सांप्रदायिक भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। इसका मतलब यह है कि भाजपा के आईटी सेल के आंकड़ों पर जाएं तो 5000 से ज्यादा बार भाजपा के नेता और प्रवक्ता ये कुकृत्य कर चुके हैं। यानी अगर इसको छोटे मोटे, आप छोटे से एक जोड़ बाकी गुड़ा भाग के दौर से गुजारें तो पिछले 2014 के बाद से हर महीने 50 से ज्यादा बार भाजपा की तरफ से सांप्रदायिकता फैलाने के वक्तव्य दिए जा रहे हैं जी। अच्छा, अब सवाल ये है कि भाजपा की तरफ से कहा यह जा रहा है कि हमने तो उन लोगों को सतर्क किया था कि वो अब संयम रखें। ये बात पूरी तरीके से झूठ है। इसका कारण है, भाजपा कांग्रेस ऐसी पार्टी नहीं है, नहीं भाजपा बसपा या समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है। भाजपा एक सुसंगठित, जिसके अंदर चेन ऑफ कमांड बिल्कुल तय है, एक वेल स्ट्रक्चर्ड किस्म की पार्टी है। वहां हर चीज सोचे समझे और निर्देशित तरीके से होती है। कौन सा प्रवक्ता किस टीवी चैनल पर जाएगा, ये भाजपा का जो मीडिया सेल है वो तय करता है। ऐसा नहीं है कि टीवी के जो कोऑर्डिनेटर होते हैं, गेस्ट कोऑर्डिनेटर होते हैं, उन्हें सुविधा प्राप्त है कि वो सीधे सीधे किसी भाजपा प्रवक्ता को फोन करें कि भाई आज हम इस प्रश्न के ऊपर बहस करने जा रहे हैं, आप सीधे आ जाइए। ऐसा नहीं होता।
होता यह है कि वो मीडिया सेल को फोन करता है, मीडिया सेल तय करता है कि आज तक पे कौन सा प्रवक्ता बैठेगा, एबीपी पे कौन सा प्रवक्ता बैठेगा, न्यूज 24 पे कौन सा बैठेगा, भारतवर्ष में कौन सा बैठेगा, रिपब्लिक पे कौन सा बैठेगा, ये मीडिया सेल तय करता है। तो और वो क्या बोलेगा, किस विषय पे क्या नीति होगी, ये सब कुछ पहले से ठोस रूप से तय होता है। भाजपा के प्रवक्ताओं को पता है कि क्या बोलने से उन्हें पार्टी के अंदर ब्राउनी पॉइंट्स मिलने वाले हैं, यानी वाहवाही मिलने वाली है, और क्या बोलने से उनकी तरक्की होगी। अगर ये इस्लामिक देशों में इसके खिलाफ प्रतिक्रिया न होती तो इस वक्त नूपुर और नवीन दोनों भाजपा के अंदर अपनी तरक्की का इंतजार कर रहे होते। जी जी, उन्हें लग रहा होता कि संगठन में पदोन्नति की सीढ़ी पर चढ़ने ही वाले हैं, ऐसा उन्होंने जोरदार बयान दिया है। देखिए 2014 के बाद से इस्लाम और मुसलमानों को गाली दो और हिंदू राष्ट्र बनाओ, ये है ठोस एजेंडा, जिस एजेंडे के ऊपर लगातार भाजपा के तमाम प्रवक्तागण चल रहे हैं। अब ये मामला फंसा कैसे, इसको भी सोचने की बात है। ये मामला फंसा इस तरीके से कि भाजपा के पास पहले एक बड़ी जबरदस्त दलील हुआ करती थी। जब उनसे ये कहा जाता था, जब बीजेपी वालों से कहा जाता था कि आप मुसलमान विरोधी हैं, तो कहते थे हमारे तो मुस्लिम देशों से बहुत अच्छे संबंध है। ये मोदी जी सऊदी अरब के शेख के साथ खड़े होकर गलबैया दिए उस तस्वीर देखिए आप उनकी। मोदी जी के व्यक्तिगत संबंध है तमाम मुस्लिम देशों के राजनेताओं के साथ में। अब इसमें हुआ ये कि मोदी जी ने, ये सही बात है, मोदी जी ने अपनी जो कुछ भी उनकी विदेश नीति है उसके जरिए खाड़ी के देशों के जो प्रधानमंत्री या शेख, राष्ट्रपति जो भी हैं, उनके साथ में अच्छे संबंध बनाए हैं। निजी तौर पर उन्होंने अपनी वहां पर प्रतिष्ठा का निवेश किया है, और उसका एक कारण भी है कि भाई भारत का जो आधा विदेशी मुद्रा की जो आधी इनकम है वो खाड़ी के देशों से आती है जी। और कितने लोग खाड़ी के देशों में भारतीय काम करते हैं बड़े पैमाने पर, हम लोग उस बात को जानते ही हैं। बिहार से लेकर केरल तक सब लोग खाड़ी के देश में भारतवासी भरे हुए हैं, और वहां से जो रेमिटेंस भेजते हैं उस रेमिटेंस से भारत की अर्थव्यवस्था समृद्ध होती है। जब वहां पर स्थिति ये बन गई कि भारतीय उत्पादों के बहिष्कार की नौबत आ गई और उसका आह्वान किया जाने लगा, जबकि भारत के उपराष्ट्रपति से वहां के नेताओं ने उनके साथ खाना खाने से इनकार कर दिया और उस प्रोग्राम को उन्होंने स्थगित कर दिया, तब इन सब लोगों के कान खड़े हुए। वो उस कार्यक्रम को जिसमें नूपुर शर्मा ये सब बोल रही थी, मैं भी देख रहा था जी। उसमें जब नूपुर शर्मा ने ये कहा तो भट्ट ने जो उनसे बहस कर रहे थे, उन्होंने कश्मीरी कार्यकर्ता, उन्होंने कहा देखिए आप ये जो कह रही हैं आप बहुत बुरी बातें बोल रही हैं, आपके शब्द ठीक नहीं है, आपको इसका नुकसान होगा। तभी उन्होंने कहा था। तो ये सब तो इन भाजपा अपने ही बनाए हुए खेल में फंस गई है। हम मीडिया में होने के कारण हम लोगों को पता है कि भाजपा के अंदर इस वक्त तरह का माहौल क्या है, और नूपुर शर्मा के घर पे या मान लीजिए नवीन कुमार के घर पे इस वक्त क्या माहौल होगा। दरअसल इन दोनों से कहा गया है कि आप चुपचाप बैठिए घर में, ये तूफान जाने दीजिए, फिर हम आपको देखेंगे। तो ये मैं अभी भी मानता हूं कि आगे चलकर इन दोनों को इस काम के लिए तरक्की ही प्राप्त होगी जी, क्योंकि समय लग सकता है इसमें। अभी स्थिति यह है कि तमाम अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों को ये दो नाम याद हो गए, नूपुर और नवीन। अभी फिलहाल अगर कुछ दिनों तक भाजपा ने इनको दोबारा पार्टी में भाजपा लाई और इनको तरक्की दी, तब फिर इनकी बहुत भदभद होगी, इसलिए काफी कुछ दिनों तक इनको इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, नहीं, मैं प्रोफेसर साहब इसलिए कहूंगा कि नवीन जिंदल को तो एक्सपेल किया गया है, इनको सस्पेंड किया गया है, लेकिन उसके बाद जब ये इंसिडेंट हुआ था उसके बाद का एक वीडियो फिर सामने आया है जिसमें नूपुर शर्मा साफ साफ कह रहे हैं कि मुझे पीएमओ, गृह मंत्रालय और नड्डा साहब आर रैलिंग बिहाइंड मी। शी इज यूजिंग द टर्म कि दे हैव रैलीड बिहाइंड मी, और देवेंद्र फडणवीस और इन सबने फोन करके कहा कि बेटा कुछ बात नहीं है, डरो मत, मतलब हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं। तो अब मैं ये बात इसलिए आपसे कह रहा हूं, बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए नूपुर शर्मा ने बिल्कुल ठीक कहा है, भाजपा के अंदर जिस तरह का माहौल है और सार्वजनिक जीवन में भाजपा के प्रवक्ता जिस वाचालता के साथ में और अपने विरोधियों की खिल्ली उड़ाना, तिरस्कार और अपमान की दृष्टि से देखना, उस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करना, ये सब जो करते हैं और उसके केंद्र में अभी भी आप इनको छोड़ दिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नुमाइंदगी का दावा करने वाले जो संघ के विचारक पेश किए जाते हैं, जिनके बारे में संघ हमेशा से कह सकता है कि हमारे ये प्रवक्ता नहीं है,
क्योंकि वो अधिकृत होते हैं, संघ के प्रवक्ता वो नहीं है। तो ऐसे लोग बिल्कुल साफ तौर पर टीवी पे ये कहते हुए नजर आते हैं कि देखिए गोल गोल बातें बंद करना बंद कीजिए, असली समस्या कुरान में है। कुरान की अमुक अमुक जो आयतें हैं, जो सूरा हैं वगैरह, ये सब इन सब में असली समस्या है। सारा कट्टरता और सारी धार्मिक घृणा वगैरह जो है यहाँ भरी हुई है। जी, तो भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के लोगों द्वारा इस्लाम, कुरान, मोहम्मद साहब, इन सब के खिलाफ जम के बातें की जा रही हैं। जी जी। सरकार तरह तरह से लीपापोती करने की कोशिश कर रही है। एक पुलिस दिल्ली में एक FIR दर्ज की गई है। इस FIR में उन्होंने सबा नकवी को भी जोड़ दिया है। हाँ। ओवैसी को भी जोड़ दिया है। ओवैसी को भी जोड़ दिया है। कब क्या कहा था किसी को कुछ नहीं पता है। हाँ। जब मैं पूछता हूँ बताइए किस बात पर सबा नकवी का नाम जोड़ा गया, तो लोग कहते हैं कि अदालत में मालूम पड़ेगा। मैं इसी में प्रोफेसर साहब एक चीज और समझ लो। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब दुनिया में, जिसको मैं इस तरह के टर्म यूज नहीं कर, दुनिया में बड़ी बेइज्जती हुई है हिंदुस्तान की, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उस समय सरकार ने एक स्टैंड ये लिया। अभी डोवाल साहब ने जब ईरान के विदेश मंत्री आए उनसे भी कहा कि हमने बहुत टफ एक्शन लिया है और ऐसा हम नजीर पेश करेंगे, उदाहरण पेश करेंगे कि ऐसा आगे से ना हो। अच्छा, अभी तक सरकार की तरफ से तो कुछ नहीं हुआ है। जो कुछ हुआ है वो पार्टी की तरफ से हुआ है। तो क्या सरकार और पार्टी के बीच का जो अंतर था वो मिट चुका है? सरकार ये मानने लगी, सरकार और पार्टी। जी देखिए, वो बहुत पहले ही मिट चुका है। अभी उद्धव ठाकरे ने कहा है कि नूपुर शर्मा भारत की प्रवक्ता नहीं है। जी, नूपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है और उन्होंने जो किया है उससे भारत को नुकसान हुआ है, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जी, उनको जेल में डाला जाना चाहिए। जी, लेकिन जाहिर है कि ना उनको गिरफ्तार किया जाएगा, ना उन्हें जेल में डाला जाएगा, और जो FIR दर्ज हुई है वो अदालत तक भी नहीं पहुंचेगी। जी, वो केवल चूंकि चारों तरफ से मांग हो रही थी और राज्यों में भी जगह जगह जहां पे भाजपा की सरकारें नहीं है वहां पर FIR दर्ज हो रही थी, इसलिए उस चीज को किसी तरीके से उसका शमन करने के लिए ये जो देखिए टीवी चैनलों में रोज फोन जाते हैं भाजपा की तरफ से कि भाई ये नूपुर बहुत हो रहा है, इसको जरा कम कीजिए। जी, रोज फोन जाते हैं। हर टीवी चैनल को रोज सवेरे से ही निवेदन, निर्देश, सब हर हथकंडा अपना की कोशिश की जा रही है कि जरा इस चीज को कम किया जाए, तूफान को कम किया जाए। मोदी जी बिल्कुल मौनी बाबा बने बैठे हुए हैं, तो बिल्कुल कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है इसके ऊपर। वो आजकल अंतरिक्ष की नीति बनाने के ऊपर भाषण दे रहे हैं। तो लेकिन ये जो सांप्रदायिकता के अंतरिक्ष में पूरी भाजपा अटकी हुई है, इसके बारे में कौन क्या कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। देखिए, भाजपा ने किया है कि वो एक सांप्रदायिक पार्टी है, सिर्फ एक सांप्रदायिक पार्टी है। उसका पूरा राष्ट्रवाद सांप्रदायिक राष्ट्रवाद है और उससे भारत का भला नहीं हो सकता। भारत की अगर खाड़ी के देश अपनी पे आ जाएं और इस बात से भारत को जरा दिमाग दुरुस्त करने का फैसला ले लें, तो भारत की अर्थव्यवस्था पहले से ही सांसत में है, इनका पूरी तरीके से कबाड़ा हो जाएगा। ये सब इसी डर से किया गया है। जी, मैं एक और चीज समझना चाहूंगा, क्योंकि अब भाजपा को भी शायद फिर से रिकैलिब्रेट करना होगा, बैलेंस करना होगा। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाजपा में जीतने का मंत्र उनको मिल गया था कि मुसलमानों को एक किनारे करो या उनको गाली दो और इलेक्शन जीत जाएंगे। लेकिन अभी क्या हुआ कि मोदी जी के जो पोस्टर लगे हैं वो बहुत अच्छे नहीं है, अपमानित करने वाले पोस्टर हैं किसी भी देश के प्रधानमंत्री के साथ, जो गल्फ में लगाए गए हैं। मैं बाकी तो मान लीजिए जो हो, इसमें मुझे राहुल गांधी की दो बातें हरदम, क्योंकि मुझे ये लगता है कि राहुल गांधी को जितना भी डिस्क्रेडिट करें, जो उन्होंने अभी 10 दिन पहले कहा था कि ये केरोसिन पूरे उसमें छिड़का हुआ है, सिर्फ चिंगारी की देर है, शायद वो चिंगारी नूपुर शर्मा थी। और दूसरा जो उन्होंने कहा कि ये जो भाजपा वाले कह रहे हैं हमारे फ्रिंज वो हैं, ये फ्रिंज नहीं है, उनके कोर है। तो आपको क्या लगता है, ये इलेक्शन जीतने का मंत्र इतनी जल्दी छोड़ देगी भाजपा? देखिए, भाजपा जो करती है वही करती रहेगी और अभी तो केवल वो वक्त का इंतजार कर रही है ताकि ये जो तूफान पैदा हुआ है, ये गर्मी जो पैदा हुई है, धीरे धीरे करके खत्म हो जाए, शांत हो जाए। उसके बाद में भाजपा में वही होता रहेगा, भाजपा के प्रवक्ता वही सब बोलेंगे जो पहले बोलते रहे। यहाँ पे मैं एक और बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। आपने शब्द इस्तेमाल किया जो राहुल गांधी ने भी कहा है और भाजपा की तरफ से भी कहा गया है कि ये फ्रिंज एलिमेंट है। जी, ये जो क्या भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता फ्रिंज एलिमेंट है? क्या भाजपा के मीडिया सेल का जो अध्यक्ष है वो फ्रिंज एलिमेंट है? ये पहला सवाल तो ये है।
दूसरा सवाल यह है कि अगर ये फ्रिंज एलिमेंट हैं तो इनकी मेन स्ट्रीमिंग कौन कर रहा है? इस प्रश्न पर विचार करना। इनकी मेन स्ट्रीमिंग कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। टीवी के जो खबरिया चैनल हैं इनकी मेन स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। अब क्या होता है कि रोज बरोज जब से ये खुदाइयां शुरू हुई हैं और शिवलिंग या मूर्तियां और मूर्तियों के टुकड़े पाए जाने लगे हैं, तब से रोज नई नई साधुयां, नए नए साधु टीवी के ऊपर हिंदू पक्ष के प्रवक्ता के तौर पर पेश किए जाते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो आधिकारिक रूप से इस कार्यक्रम में अपने आप को शामिल दिखा नहीं रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इस पूरे प्रपंच से अपने आप को दूर रखने की कोशिश, दिखावे के तौर पर दूर रखने की कोशिश कर रहा है। मोहन भागवत का वक्तव्य भी बताता है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि टीवी के चैनल हैं, वो बड़े पैमाने पर उन्होंने इस प्रकार के लोगों को, एक तरफ नया मौलाना कोई खोज के बैठा दिया जाता है कि ये इस्लामिक स्कॉलर है, उसके बारे में कहा जाता है। और आज तक तो किसी ऐसे मौलाना के मुंह से कोई स्कॉलरली बात, कोई विद्वत्तापूर्ण बात मैंने सुनी नहीं। दूसरी तरफ तमाम सारे गेरुआ वस्त्रधारी और हाथ में ढेर सारे कलावे बांधे हुए और बहुत सारा त्रिपुंड लगाए हुए लोग बैठा दिए जाते हैं, जिनमें खास तौर से वाचाल साधुयां होती हैं जो बहुत ही ज्यादा अशिष्ट और आक्रामक किस्म की भाषा का इस्तेमाल करती हैं और बहुत ज्यादा अल्पसंख्यक विरोधी बातचीत करती हैं। अब इनको मुर्गे की तरह आपस में लड़ाया जाता है, या तो अंग्रेजी में एक ही कहावत है, कॉक फाइट या डॉग फाइट, या तो मुर्गे की तरह लड़ाया जाता है या कुत्तों की तरह लड़ाया जाता है इनको। जी जी जी। और इन सब चीजों को टीवी की तरफ से प्रोत्साहन दिया जाता है। ये केवल उन एंकरों के बस की बात नहीं है जिस तरह का प्रोत्साहन है, वो टीवी के जो मालिकान हैं वो भी इस चीज को प्रोत्साहन देते हैं। अगर वो प्रोत्साहन न दें तो एक ही दिन में उस एंकर को संयमित कर सकते हैं। जी, कुछ चैनल जो इस तरह की गलाजत से अपने आप को दूर रखना चाहते हैं, आप देखिए वहां पर कभी भी इस तरह की बहसें नहीं होती, इस तरह के साधुओं मौलानाओं को कभी पेश नहीं किया जाता। तो ये सब जो हो रहा है, सरकार, भारतीय जनता पार्टी और खबरिया चैनल, ये इन तीनों का मिला जुला उद्यम है। इसमें जब चाहते हैं तो जो मेन स्ट्रीम के तत्व हैं उनको फ्रिंज बता दिया जाता है, और फ्रिंज जब चाहते हैं तब मेन स्ट्रीम हो जाते हैं। इस तरह मेन स्ट्रीम और फ्रिंज के बीच में लगातार एक आवाजाही चलती रहती है। जी, मैं प्रो साहब एक चीज और, क्योंकि ये जो देखिए अभी क्या हुआ है, कोर्ट में ये हो गया कि 4 जुलाई को अब इसमें सुनेंगे और फैसला तब करेंगे। ज्ञानव्यापी की मैं बात कर रहा हूँ। कल एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वालों ने कहा है कि भाई ये इस तरह की डिबेट्स में जाना ही बंद करो। मेरा सिर्फ पूछना यह है कि ये पता है कि इसमें क्या डिबेट होगी, ये भी पता है कि ज्ञानव्यापी को लेके आप कुछ मुसलमान आएंगे, उनको मतलब वो डिफेंड करने के लिए सो कॉल्ड डिफेंड करेंगे। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि उस दिन की जो डिबेट हुई उसमें तो मैं नाम लेके बोला, मुझे नाविका कुमार जी का भी रोल अजीब सा लगा। उनको वहां पे उनको कुछ बोलना चाहिए था। अगर मैं एक डिबेट कर रहा हूं, मान लीजिए अमर्यादित आप हो रहे हैं या आप हो रहे हैं, तो मुझे ये मेरी जिम्मेदारी है। चैनल ये सिर्फ लिख के कि दीज आर दी पर्सनल ओपिनियन ऑफ द गेस्ट से बरी नहीं हो सकता है। तो मुझे ये है कि उसमें नाविका कुमार जी का भी रोल और जिम्मेदारी उतनी ही उनकी है। अगर हम आपने एक मशहूर टीवी एंकर का नाम लिया जी, मैं उनका नाम नहीं लूंगा जी। ये पहले अंग्रेजी में करती थी कार्यक्रम, आजकल हिंदी में भी कार्यक्रम करती हैं। एक बार एक अंग्रेजी के टीवी चैनल से मुझे बुलावा आया, तो मैं गया वहां पर। तो वहां पर जो दूसरे सज्जन एक बैठे हुए थे, वो लगातार मेरी बातों को काट रहे थे। तो उनसे जो बहस हो रही थी उसमें बहस करते करते मैं आपा खो बैठा जी। और मैंने बहुत सख्त और खराब भाषा में, मैं खुद अपने मुंह से कबूल कर रहा हूं, मैंने उनकी निंदा की और बहुत ही आक्रामक लहजे में मैंने तमाम बातें की, जो कि आमतौर पर मैं नहीं करता हूं। जब कार्यक्रम खत्म हो गया तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। तो सोचने लगा ये मैंने क्या किया, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, मुझे संयम रखना चाहिए था। उसने मुझे भड़काया और मैं भड़क गया, और मैं बड़ा अफसोस करते हुए वहां से आ रहा था। तभी पीछे पीछे वो एंकर महोदय दौड़ती हुई आई और उन्होंने मुझसे मेरी पीठ ठोकते हुए कहा, आज तो आपने कमाल कर दिया, मजा आ गया, ऐसा ही किया कीजिए। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कौन एंकर होंगी। हाँ। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप नाम ले चुके हैं, है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कौन एंकर होंगी। तो ये है टीवी एंकरों की हालत। इसलिए उनसे किसी भी किस्म के, ये पूरा देखिए, पूरा मीडियम बहुत बिगड़ गया है।
पूरी तरीके से विकृत हो गया है मीडियम। न केवल खबरिया चैनलों में आप देखेंगे जो एंटरटेनमेंट, टीवी का एंटरटेनमेंट वाला हिस्सा है वो भी बहुत भीषण और भयानक हो गया है। उसमें दूल्हे बने लोग बैठे हुए हैं, दुल्हन बनी बैठी हुई हैं, और सार्वजनिक रूप से दुल्हनों की तलाश की जा रही है, दूल्हों की तलाश की जा रही है। क्या क्या गंद फैली हुई है, लोगों को कब्रों में बंद कर दिया जाता है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है उसके अंदर हो रहा है। हाँ, जिस तरह के जीवन को और जिस तरह की भावनाओं को, जिस तरह की संस्कृति को हम और आप दोनों ही पुरातन पंथी नहीं है, लेकिन आप सोचिए कि ये क्या हो रहा है, मतलब क्या क्या चीज प्रोजेक्ट की जा रही है हम लोगों से। मतलब हम लोकप्रियता हासिल करने के लिए, आई बॉल्स हासिल करने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए वो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। और खबरिया चैनल उसके अतिवादी उदाहरण है। एंटरटेनमेंट वाले चैनल, मनोरंजन चैनल भी पीछे नहीं है। हर जगह देखिए युद्ध का रूपक है। खबरिया चैनलों के कार्यक्रमों के नाम क्या होते हैं? दंगल, टक्कर, हम तो पूछेंगे, बताना पड़ेगा, और न जाने क्या क्या। अच्छा, सब लोग अपने आप को देश और राष्ट्र का नुमाइंदा बोलते हैं। कोई देश की बात बोल रहा है, सब लोग यही बोलते हैं, यहाँ तक नीचे आग लगी हुई दिखाई जाती है। प्रोग्राम चल रहा है और नीचे लगातार आग की लपटें निकल रही हैं। नहीं प्रो साहब, एक और ट्रेंड को, क्योंकि ये एक और ट्रेंड आ गया है कि बहुत से घोषित प्रवक्ता, बहुत से घोषित पार्टी के कार्यकर्ता अब राजनीतिक विश्लेषक बन के या कोई और वो नेम प्लेट लगा के वो फिर वहां उपस्थित होकर बैठ जाते हैं। एक कार्यक्रम होता है आनंद जी, एक कार्यक्रम होता है, उसमें एक व्यक्ति बताया जाता है वो संघ का विचारक है जी, दूसरा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक प्रवक्ता है, एक तीसरा व्यक्ति जो होता है वो न संघ का घोषित रूप से विचारक है, न आधिकारिक प्रवक्ता है, लेकिन बात वो वही कर रहा है। और चौथा एंकर खुद जो है वो बिल्कुल सीधे सीधे भाजपा का ही खेल खेल रहा होता है, या खेल रहा होती है। होती वाली बहुत है आजकल, होता वालों से भी ज्यादा है जी। और उसमें हमारे और आपके जैसे लोगों को इसलिए बुला लिया जाता है कि कुछ भाजपा का एक आध आलोचक भी होना चाहिए ताकि निष्पक्षता का ढोंग कायम रखा जा सके, क्योंकि उसमें तो मुझे की सारी डिबेट्स आयोजित की जाती हैं। मुझे लगता नहीं है कि इनके अंदर दरअसल कोई तत्व बचा है। हाँ, मैं एक और मुद्दे पे आऊं, मैं अपनी बात कह दूं। मैं मेरे घर में फौज में बहुत से लोग रहे हैं, मुझे सबसे ज्यादा दुख होता है जब फौज के घोषित जनरल कर्नल साहब लोग वहां पे आके जो भाजपा के टिकट पे इलेक्शन लड़े हुए हैं और फिर वो डिफेंस एक्सपर्ट होके आ जाते हैं और उनका ये कहीं डिस्क्लोजर नहीं होता है कि ये भाई साहब भाजपा के टिकट पे पहले इलेक्शन लड़े थे और अब ये एज डिफेंस एक्सपर्ट आ रहे हैं। खैर, मैं एक और चीज आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि ये प्रोसेस साहब ये एक देश के लिए एक बहुत ही मुश्किल वाली घड़ी है। देखिए, डिसीजन मेकिंग में आप एक 15% 20 करोड़ मुसलमानों को आप बाहर रखना चाह रहे हैं। भाई, देश की डिसीजन मेकिंग की जो सबसे बड़ी पंचायत है वो लोकसभा राज्यसभा है। लोकसभा में बीजेपी का 0 है मुसलमान। उस सौमित्र खान को लोग उदाहरण देते हैं, वो हिंदू है। बहुत से कल ही मैंने कहा सौमित्र खान जी हिंदू है वहां जहां से वो जीत के आए हैं वेस्ट बंगाल में। और दूसरा, राज्यसभा में इस बार जो उम्मीद थी कि मुख्तार अब्बास नकवी को ले आएंगे तो कम से कम 1 रहेगा, अब 0। मतलब वो भाजपा ने अपने को मुस्लिम मुक्त कर दिया है इस समय, जहां तक बड़ी पंचायत की बात। आपको नहीं लगता है कि अगर डिसीजन मेकिंग में आप इन लोगों को बाहर कर देंगे तो ये चीजें, समस्याएं बढ़ेंगी ही बढ़ेंगे, आप इसको रोक नहीं सकते हैं? देखिए, ये तो हिंदू राष्ट्र की व्यवहारिक निष्पत्ति है। उन लोगों का मानना है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को नौकरी करना चाहिए, अगर हो सके तो उद्योग धंधा करें, दुकान खोलें, रेहड़ी लगाएं, छोटी मोटी नौकरियां करें, कारीगर के काम है वो अपना इलेक्ट्रीशियन बने, प्लम्बर बने, राज मजूर मिस्त्री बने, इमारतों में काम करें, ईंटें ढोएं, या कुछ कहीं कोई अध्यापक वगैरह का नौकरी मिल जाए तो वो नौकरी करें, लेक्चरर हो जाए या कुछ और हो जाए। बस इसके ऊपर अगर कोई मुसलमान अपनी कोई राजनीतिक दावेदारी करता है, अगर वो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेना चाहता है, अगर वो निर्णय प्रक्रिया के ऊपर अपना कुछ दावा पेश करना चाहता है, तो उसकी गुंजाइश भारतीय जनता पार्टी के निजाम में नहीं है। आप मुख्तार अब्बास नकवी का आपने जिक्र किया, बड़े अच्छे आदमी है, हम सब लोगों के मित्र हैं। जब भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चल रहा था तो कई बार टीवी पे बहस करते हुए, एक बार टीवी बहस करते हुए उन्होंने मुझसे बहस करते हुए कहा था, भारतीय जनता पार्टी मुसलमान वोटों के बिना पहले भी सत्ता में आई है और मुसलमान वोटों के बिना ही सत्ता में आएगी।
तो जब तक उनकी डिजाइन में, आला कमान की डिजाइन में नकवी ऐसे लोग फिट होते हैं, तब तक उन्हें राज्यसभा में रखा जाएगा। वरना भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत विशालकाय फ्रीजर है जी। मैं हमेशा कहता हूं, उसमें बहुत से लोग फ्रीजर में डाल दिए जाते हैं, वो सालों साल पड़े रहते हैं फ्रीजर में, उन पर बर्फ जमती रहती है। बहुत से लोग भाजपा में जाते हैं इस चक्कर में हमें वहां बहुत वो मिलेगा, हमें पद और इनाम इकराम मिलेंगे। भाजपा उन्हें उठा के फौरन फ्रीजर में डाल देती है। अरे अपने यूपी जाते हैं, फिर भाजपा छोड़ देते हैं। प्रोफेसर, अपने यूपी के डॉक्टर संजय सिंह और आरपीएन सिंह ताजा उदाहरण है भाई उस फ्रीजर में जाने वाले। ऐसे बहुत से लोग पड़े हुए हैं। और फिर उनको 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 जब देखा, जब ज्यादा कुल बुलाते हैं या उनका कभी थोड़ा बहुत महत्व बढ़ता है, तो उनको किसी कमेटी का मेंबर बना दिया जाता है, जो दरअसल उस फ्रीजर का ही एक्सटेंशन होती है। जी जी। मैं बहुत बड़ी पार्टी है, उसके अंदर 40-50 हजार इस तरह के लोग जो फ्रीजर में पड़े रह सकते हैं। जी, मैं अब एक अंतिम लिस्ट बनाई है तो बड़ा रोचक होगी। जी जी, मैं एक अंतिम एक और प्रश्न मेरा है कि ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन जिस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं, जिसको सीमलेस वर्ल्ड, ग्लोबल विलेज कुछ भी कह लीजिए, उसमें आर्थिक जो मोर्चा है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस है। आज हम चाइना को जितनी गाली दे लें, चाइना से हम इंपोर्ट बंद नहीं कर सकते हैं, उसी तरह से गल्फ कंट्रीज के ऊपर हमारी डिपेंडेंस है, उनकी हमारे ऊपर डिपेंडेंस है। तो ये जो भारत की अर्थव्यवस्था है, ये सारी चीजें ये डिपेंडेंट है। और इस तरह की पॉलिसी अगर आप कर रहे हैं तो इसको कैसे मैनेज करेंगे भाई? ये तो अब नहीं कर सकते। देखिए, हर चीज प्रबंधित नहीं की जा सकती, कुछ चीजों में आपको असलियत माननी पड़ेगी। अर्थव्यवस्था एक ऐसी ही चीज है, आप अर्थव्यवस्था में डेटा फजिंग करके, फर्जी आंकड़ों का फर्जीवाड़ा करके लंबे अरसे तक दिखा सकते हैं कि भाई हमने मुद्रास्फीति कम कर रखी है। अब आप नहीं कर सकते। आप लंबे अरसे तक दिखा सकते हैं कि ये सब हमारी अब रोज मोदी जी बोलते हैं कि इतना ज्यादा, वो क्या बोलते हैं आजकल जो नई बात आ गई है, स्टार्टअप हो गए हैं इतने ज्यादा, है ये हो गया है, वो हो गया है, इस तरह की बातें बोलते हैं जिनका कोई खंडन चूंकि नहीं करता, इसलिए वो बातें सब चल जाती हैं। आज राजीव बजाज ने क्या कहा है? राजीव बजाज ने कहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के बिजली के वाहन बनाने वाले जो स्टार्टअप हैं, ये बिल्कुल बेकार किस्म के हैं। इनके पास ना तो कोई रिसर्च एंड ना कोई R&D है और ना ही किसी किस्म की इंजीनियरिंग का अनुभव है। ये बिल्कुल सब फर्जी हो रहा है पूरा का पूरा। सरकार के द्वारा दिए गए प्रोत्साहन और उसकी जो कंसेशंस हैं और रियायतें हैं, उनका फायदा उठाने के लिए जाने कितने ऐसे स्टार्टअप बनाए जाते हैं और सरकारी पैसा जो दरअसल जनता का पैसा है, उस पैसे को ग्रहण कर लिया जाता है और उसके बाद ये सब चीजें बंद हो जाती हैं। हिंदुस्तान में अर्थव्यवस्था के नाम पर एक बहुत ही बड़ा और विशाल फर्जीवाड़ा चल रहा है। इस फर्जीवाड़े की शुरुआत नोटबंदी से हुई थी। जी, नोटबंदी अपने आप में एक फर्जीवाड़ा थी जिसकी एक बात झूठ निकली, एक बात झूठ निकली नोटबंदी की। आज सरकार उसका जिक्र करती है और विपक्ष भी लगातार उसके ऊपर चुप रहता है। जी, ये अर्थव्यवस्था वाला मसला ऐसा है जहां पे सरकार की नित्य प्रति पिटाई हो रही है और ये नूपुर नवीन प्रकरण जो है, इसका भी अर्थव्यवस्था से गहरा ताल्लुक है। जी जी। अब मैं बस चलते चलते एक प्रश्न इसलिए क्योंकि अगले हफ्ते तक वो प्रश्न रेलेवेंट नहीं रह जाएगा। राज्यसभा के इलेक्शन संपन्न हुए, हम लोग इस पे किसको देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था, एक बार चर्चा कर चुके हैं। मैं आज नंबर्स की बात कर रहा हूं। एक जनरल नैरेटिव ये दिखाया गया कि भाजपा बहुत अच्छा की और भाजपा, लेकिन एक्चुअल नंबर्स में भाजपा के एमपीज कम हुए हैं और कांग्रेस के एक आध बढ़े हैं। उस पे जरा एक जो राज्यसभा के इलेक्शन खत्म हुए उस पे जरा एक टिप्पणी। देखिए, ये जो राज्यसभा का मामला हुआ है, इसमें आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब इसका संबंध राष्ट्रपति के चुनाव से है जो जुलाई में होने वाला है। राष्ट्रपति के चुनाव में भाजपा के पास 7,000 से ज्यादा कुछ कम वोट हैं और पत्रकारों का और मीडिया मंचों पर जो टिप्पणीकार है उन सबका मानना है कि भाजपा इसको प्रबंधित कर लेगी। अब यहां पर विपक्ष के सामने चुनौती है, क्या विपक्ष भाजपा को वह प्रबंधन करने से रोक पाएगा जो प्रबंधन माना जा रहा है कि भाजपा आसानी से प्रबंधन कर लेगी। हाँ, यहां पर यह सवाल यहां पर है मौजूद। अगर उत्तर प्रदेश में ठीक से जो एंटी इनकम्बेंसी 39% थी, उस 39% एंटी इनकम्बेंसी को ये बढ़ा के 50% के ऊपर ले जा पाए होते और जो फैंस सिटर वोटरों ने आखिर में वोट कर दिया, इससे भाजपा जीत गई,
अगर ये घटना नहीं होती और भाजपा के खिलाफ चुनाव चला जाता तो इस वक्त भाजपा का राष्ट्रपति भी सांसद न होता पूरी तरीके। ठीक बात। तो मसला असली यहाँ पे है कि आप भाजपा जो राष्ट्रपति के चुनाव को प्रबंधित करना चाहती है, क्या विपक्ष उसे इसकी इजाजत देगा? विपक्ष की जो हालत है उससे लगता है विपक्ष उसकी इजाजत दे देगा, लेकिन अगर वो इजाजत नहीं देगा तो मामला कुछ दिलचस्प बनेगा। फिर देखना होगा कि कैसे क्या होगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब ज्वाइन करने के लिए, और आपके विचार तो हरदम ही हम लोगों को नए तरह का एक वो देते रहते हैं। अगले हफ्ते नए जो घटनाक्रम को लेके फिर से आपसे चर्चा होगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।